ऑलराइट, सो विल स्टार्ट। कहाँ तक हो गया था एक बार मेरे को बस याद दिला दो लास्ट क्लास में। मतलब ऑल दो सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं किए थे, मैं एक पैटर्न के कराया था ना, टिल एवरेज स्पीड तक। समझ गया, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, ऑब्वियसली मैंने कुछ बेसिक्स छोड़ के रखे थे, सारे बेसिक्स मैंने आपको नहीं बताए थे, तो आज मैं वो बेसिक्स बताऊंगा जो आज के क्वेश्चंस के लिए काम आएंगे। बट अगेन बिफोर दैट एक बार 5 मिनट सिर्फ हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं दैट व्हाट इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अबाउट। Alright, so in time, speed and distance, as we all know, we had a basic formula that speed is nothing but equal to the distance traveled divided by time. ठीक है, तो हम बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला ये बोलते हैं S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ना इसमें मैंने बताया भी था, हम दो कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन क्या होगी कि इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो स्पीड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, करेक्ट। दैट मीन्स इफ आई इंक्रीज द टाइम पीरियड द स्पीड विल डिक्रीज। और एक रिलेशन ये भी होता है कि चलो मान लो अगर आपका टाइम में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो स्पीड में होगा 2 का डिवाइड। ठीक है, अगर आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है 2 से तो स्पीड होती है डिवाइड बाय 2, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। सेम अगर आपकी टाइम जो है वो डिवाइड बाय 3 हो रही होगी तो स्पीड में क्या होगा, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 3। ये पहला रिलेशन बताया था, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड रिलेशन पे, जहां पे मैंने बताया था कि टाइम अगर कांस्टेंट है, तो पहला केस मैंने लिया था कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। सेकंड रिलेशन हम ले लेते हैं दैट इज टाइम पीरियड इज कांस्टेंट। ठीक, तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इट मींस इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज द स्पीड आल्सो हैज टू इंक्रीज। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो स्पीड भी बढ़ेगी ही किसी भी हालत में। तो मतलब अगर मैं डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो स्पीड भी 2 से, ठीक, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो इस पेज पे हमको दो सिंपल से रिलेशंस याद रखने हैं। पहला, लाइक अगर हम दो पर्सन को कंपेयर करते हैं, मान लेते हैं ए और बी। ए 1 घंटे के लिए चल रहा है, बी भी 1 घंटे के लिए ही चल रहा है, तो टाइम क्या होगा दोनों का, सेम, क्योंकि दोनों के दोनों कितनी देर चले हैं, 1 घंटा। तो स्पीड ऑफ ए divided by speed of b is equal to distance of a divided by distance of b। तो अगर आपका टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होता है दो पर्सन्स के, वही रेशियो होता है डिस्टेंसेस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको स्टार मार्क करके रखना है, ठीक। वहीं दूसरे केस में जहां पे मैंने डिस्टेंस कांस्टेंट किया है, अगर यहाँ पे भी मैं दो पर्सन लेता हूं ए और बी, ठीक है, मान लो यहां से रायपुर तक का डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर यहां से रायपुर तक का डिस्टेंस कांस्टेंट है और उस डिस्टेंस को दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक है ए एक है बी, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी होता है टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड केस में मैंने टाइम कांस्टेंट रखा था, फर्स्ट केस में डिस्टेंस कांस्टेंट रखा था। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रिलेशन इनवर्स होता है, इसलिए रेशियोज भी इनवर्स आए हैं, ए बाय बी, बी बाय ए। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स आपको याद रखने हैं व्हाइल सॉल्विंग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इतना नोट करिए, जितने लोग नहीं किए थे, फिर आगे बढ़ता हूँ।
है, हो गया नोट यहां तक? चलिए, नाउ वी ऑल्सो सॉ द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड्स। रिलेटिव स्पीड्स हम कैसे लेते हैं? अगेन देयर आर टू केसेस। पहला केस होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, और एल्स इसको हम ये भी कहते हैं दैट इज टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब दो पर्सन्स एक दूसरे की तरफ अगर चल रहे हैं तो, लाइक एक पर्सन यहां से चल रहा है विद द स्पीड ऑफ ए, दूसरा पर्सन यहां से चल रहा है विद द स्पीड ऑफ बी। डिस्टेंस मान लेते हैं d किलोमीटर। सो इन दिस कंडीशन द रिलेटिव स्पीड of both the persons is given as a plus b, यूनिट जो भी हो, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, जो भी हो, बट हम ये मान लेते हैं कि दो पर्सन्स हैं मान लो, और वो दो पर्सन्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। या क्वेश्चन आपने देखा होगा, टू ट्रेन्स ट्रैवलिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक्स एंड टुवर्ड्स ईच अदर। तो तब हम क्या करते हैं, दोनों के स्पीड्स को आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ठीक। ये होता है फर्स्ट केस। सेकेंड केस जो मैंने बताया था दैट इज सेम डायरेक्शन और एल्स कंडीशन ऑफ ओवरटेकिंग, जब कोई एक पर्सन दूसरे को ओवरटेक कर रहा हो तो। वेल इस केस में लाइक एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, दोनों का एरो सेम रखा हूं, मतलब दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, ठीक। इसकी स्पीड है मान लो 1 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरटेक करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होनी चाहिए कि ए की जो स्पीड होनी चाहिए वो बी से तो ज्यादा होगी, तभी ओवरटेक कर पाएगा, वरना ओवरटेक करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। सो इन दिस केस द रिलेटिव स्पीड इज गिवन बाय ए माइनस बी किलोमीटर पर, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है या एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं टुवर्ड्स, तब हम यूज करते हैं प्लस, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है या ओवरटेक है तो उस समय स्पीड होती है ए माइनस, ठीक, क्लियर है? एक सेकंड, those who are attending online, am I audible clearly? Please confirm in the chat box. ओके आयुष्मान, एक बार कनेक्शन चेक कर लो, बाकियों को आवाज आ रही है, आपके कनेक्शन में कुछ इश्यू होगा, राइट, ठीक है। तो ये दो चीजें थी जो बेसिक्स में मैंने बताया था, बट फिर भी एक बार इसे रिपीट कर ही दिया। चलिए अब आते हैं हम नए कंसेप्ट पे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेन, ठीक है, जिसके क्वेश्चन हम आज बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं। नाउ ट्रेन्स के कंडीशन में आपके पास चार केसेस आते हैं, ठीक है, एक एक करके हम सारे केसेस देखते जाएंगे। पहला केस, वी हैव टू ट्रेन्स, ओके, ट्रेन T1 एंड T2 ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। मान लेते हैं इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, ठीक है। नाउ इररेस्पेक्टिव की इनकी डायरेक्शंस क्या है फिलहाल के लिए, लाइक मान लेते हैं इसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरे की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करना चाह रही है, चाहे डायरेक्शन अपोजिट में हो या डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन तो हम सिर्फ रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए लेते हैं, बट इस कंडीशन में हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है L1 प्लस L2, ठीक। मतलब जो दोनों ट्रेन्स की लेंथ गिवन होती है, आपको दोनों को एक साथ कंसिडर करना है और दोनों को ऐड करके ही चलना है, चाहे वो एक ट्रेन के लिए हो चाहे दूसरी ट्रेन के लिए, ठीक है। लाइक अभी जैसे आप देख रहे हो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं, अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट इनके सेम है, जब ये दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तब कंडीशन ऐसी होगी ना, है ना। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, एक की लेंथ प्लस दूसरे की लेंथ, सेम यहां से लेके यहां तक का भी लेंथ क्या होगा, एक की लेंथ प्लस, तो चाहे वो कुछ भी हो आपको डिस्टेंस हमेशा लेना है दोनों की लेंथ का सम, ठीक है। ये पहला केस है कि इसमें आपको दोनों की लेंथ का सम लेना है,
दूसरी चीज, हमें स्पीड लेनी पड़ेगी आइदर a प्लस बी और a माइनस बी। ना ये किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन पे। भाई जैसे मैंने अभी के केस में लिया कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम लेंगे a प्लस बी। बट क्वेश्चन दे सकता है कि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो पहली ट्रेन दूसरे को ओवरटेक कब करेगी? तो ओवरटेक की कंडीशन में तब आप क्या स्पीड लोगे? तो ये फर्स्ट केस है जिसमें स्पीड भी दोनों की कंसिडर हो रही है और डिस्टेंस भी दोनों का या लेंथ भी दोनों का कंसिडर हो रहा है। ठीक, ये फर्स्ट केस है, नोट कर लो इसको। फिर हम सेकंड केस पे मूव करते हैं। क्लियर हो गया? ये हो गया फर्स्ट केस। नाउ कमिंग टू द सेकंड केस, जहां पे आपको डिस्टेंस दोनों अलग अलग चीजों का रहेगा लेकिन स्पीड एक ही की रहेगी। अब वो कैसे? लाइक वी हैव अ ट्रेन ऑफ लेंथ l मीटर्स। ठीक है, ट्रेन की लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन हो ना हो जो भी हो, बट उसको क्रॉस करना है या तो एक प्लेटफॉर्म को, नहीं तो एक ब्रिज को। ठीक है, ट्रेन हैज टू क्रॉस इधर अ प्लेटफॉर्म और अ ब्रिज। ना चाहे प्लेटफॉर्म लो चाहे ब्रिज लो, दोनों चीजें स्टेशनरी है, लेकिन डिस्टेंस तो इसका भी होगा या लंबाई ब्रिज की। तो देखो इस केस में डिस्टेंस अभी भी दोनों का होगा, एक का l दूसरे का x, लेकिन स्पीड सिर्फ एक ही की होगी क्योंकि दूसरी चीज तो कांस्टेंट है। तो इसलिए आपकी स्पीड यहाँ पे रहेगी सिर्फ a मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सेकंड केस है जहां पे आपको डिस्टेंस दोनों कंसिडर करने हैं बट स्पीड सिर्फ एक की ही कंसिडर होगी, दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक, ये हो गया सेकंड केस, नोट करिए। फिर थर्ड केस पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस, ट्रेन एक ही है बट वी हैव अ पर्सन और अ साइकिल और अ मैन वॉकिंग और रनिंग। मतलब एक गाड़ी हो या कोई कार हो या कोई बाइक वाला हो, कार साइकिल वाला हो, या कोई आदमी चल रहा हो, जैसा भी हो, बट द सेकेंड पर्सन शुड ऑल्सो बी इन मोशन। दूसरा वाला आदमी भी चलना चाहिए, वो स्टेशनरी नहीं होना चाहिए। अब मान लो इसकी स्पीड है b मीटर्स पर सेकेंड, तो अब क्या होगा? डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की ही लेंथ होगी, दैट इज l मीटर। क्योंकि एक ट्रेन के सामने एक कार को कंसिडर करूं, आदमी को कंसिडर करूं या किसी साइकिल वाले को कंसिडर करूं, वो एक छोटा सा पॉइंट रहेगा। तो उस इंसान की या उस कार की लेंथ हमको कंसिडर नहीं करनी है, भले क्वेश्चन में कार लिमोजिन क्यों ना बोले। ठीक है, भले क्वेश्चन में कार लिमोजिन बोले, बट आपको तब तक कार की लेंथ कंसिडर नहीं करनी। तो हमारे पास लेंथ किसकी है? सिर्फ ट्रेन की। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी होता है सिर्फ ट्रेन की खुद की लेंथ। लेकिन क्योंकि दोनों चीजें चल रही हैं, तो स्पीड भी किसकी होगी? दोनों की। बट वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, तो इट विल बी ईदर a प्लस बी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो a प्लस बी, और सेम डायरेक्शन है तो a माइनस बी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है? इसको नोट करिए। फिर आते हैं चौथे केस पे।
ठीक है, इसमें आपको बोल रहा है कि ट्रेन तो चल रही है, साथ में एक पर्सन भी है, या कोई कार चल रही है, या कोई साइकिलिस्ट है, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, या दोनों सेम चल रहे हैं, अपोजिट हो चाहे सेम हो, बट दोनों चल रहे हैं ना, दोनों की कुछ तो स्पीड है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको डिस्टेंस कंसिडर करना है सिर्फ ट्रेन की लेंथ, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चलो अगर एक ट्रेन चल रही है ऐसे, और यहाँ पे एक आदमी पैदल चल के जा रहा है, तो उसको इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ट्रेन के सामने से लेकर ट्रेन के एंड तक, तो वो क्या होगी, ट्रेन की सिर्फ लेंथ ही होगी, इसलिए डिस्टेंस होगा हमारे लिए सिर्फ ट्रेन की इकलौती लेंथ, लेकिन स्पीड दोनों की कंसिडर करेंगे क्योंकि दोनों बॉडीज मूविंग है। क्लियर हो गया, ये है आपका तीसरा केस। अब ट्रेन में ही लास्ट चौथा केस आता है कि सिर्फ ट्रेन मूव हो रही है और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, या कोई पर्सन अकेला खड़ा हुआ है, या कोई गाड़ी रुकी हुई है, डजंट मैटर, क्योंकि उस ट्रेन के लिए बाकी सारी चीजें एक छोटे से पॉइंट की तरह ही होंगी। क्लियर, तो इसमें क्या होगा, आपकी स्पीड किसकी कंसिडर होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की, और डिस्टेंस भी सिर्फ किसका कंसिडर होगा, ट्रेन का। ठीक, तो चार केसेस जो आपने देखे वो कुछ ऐसे हैं, लेंथ दोनों का, स्पीड भी दोनों का, ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस था लेंथ दोनों की लेकिन स्पीड एक की, ब्रिज का या प्लेटफॉर्म में। थर्ड केस लेंथ सिर्फ ट्रेन का लेकिन स्पीड दोनों मूविंग बॉडीज की, और चौथा केस ये आपके सामने कि लेंथ सिर्फ ट्रेन की, स्पीड भी सिर्फ। यही आपका मेजर है ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस में, जो भी आता है इसी पे बेस आपके ट्रेन्स के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस ये चार कंसेप्ट देखना है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय। तो जब जो केस आएगा मैं डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग लूंगा, चाहे दोनों का या एक का, और स्पीड भी उसके अकॉर्डिंग ही लूंगा, सब बन जाए। क्लियर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। चलो, अब इसी में आप क्वेश्चन नंबर देखिए, फिफ्थ वाला। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग is running at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम हमें जो करना है, हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, और वो जब हमको कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/80, इससे आपकी किलोमीटर वाली जो स्पीड है वो आ जाती है इनटू मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो ट्रेन की स्पीड आप निकालिए इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको ट्रेन की लेंथ गिवन है दैट इज 100 मीटर। ठीक, तो डिस्टेंस भी कितना होगा, 100। स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको करोगे इनटू 5/18, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। मैंने चार केसेस बताए, ये कौन सा केस है, फोर। डिस्टेंस भी सिर्फ ट्रेन की, स्पीड भी सिर्फ, तो टाइम टेकन होता है डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 100/10। कितना टाइम लगेगा, सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A train is moving at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में बाय मल्टीप्लाइंग इट टू 5/18। व्हाट विल बी द स्पीड,
Correct. 20 meters per second. Good. Now, length of the train is given to us as 205 meters. How long will it take to cross a platform 145 meters long? ये कौन सा केस है? सेकंड केस, लेंथ दोनों की बट स्पीड सिर्फ ट्रेन। तो क्या पूछा आपको? टाइम ही तो पूछा ना। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 205 प्लस 145 एंड स्पीड क्या होगी सिर्फ ट्रेन की? दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करिए। 17.5। हाँ ठीक है, 350 करेक्ट। ठीक है, तो टाइम लगेगा 17.5 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो अब एक काम करो। पहले मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, दो क्वेश्चन पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो टेक 5 मिनट्स, इत्मीनान से लो 5 मिनट, बट दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करो, मैं दोनों एक साथ ही बताऊंगा। Alright, so seventh question is there is a train 200 meters long, ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ आपको पता है, with a speed of 80 kilometers per hour, in what time will it cross a man who is running in at a speed of 8 kilometers per hour in the same direction? ठीक है, now
कितने लोग ने ऐसा किया कि पहले 80 को कन्वर्ट किया 5/18 और फिर 8 को भी कन्वर्ट किया 5/18? कितने लोग ऐसा किए? ईमानदारी से हाथ उठाना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा कि गलत है, बस इसमें दिक्कत आपको एक ही होगी कि आपके आंसर जो आएंगे मीटर पर सेकंड में वो डेसिमल आएंगे, करेक्ट ना? देखो, रिलेटिव स्पीड का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, रिलेटिव स्पीड इसमें क्या होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो वी कैन राइट 80 माइनस 8। 80 माइनस 8 कितना हो जाएगा? तो देखो 70 टू 18 से इजीली कैंसिल हो जाएगा, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर 5/18 कर दो, तो आपको डेसिमल वाली मेहनत नहीं लगेगी, आपका स्पीड डायरेक्टली आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ये छोटे मोटे ट्रिक्स हैं क्वेश्चन के लिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो रिलेटिव स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कितना होगा ट्रेन की अपनी लेंथ? हमें क्या निकालना था? टाइम। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज 210 अपॉन 20। योर आंसर विल बी नथिंग बट 10.5 सेकेंड। नोट कर लीजिए, देन विल मूव टू 8th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 8। देयर आर टू ट्रेन्स, एक की लेंथ है 100 मीटर और दूसरे की लेंथ है 120 मीटर्स। बोथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन with the speed 60 and 42 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो अगेन रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी? 60 माइनस 42 कितना? करेक्ट। तो मैं यहाँ पे भी वही करूंगा कि 18 किलोमीटर पर आवर आया, उसको एक बार में ही 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो स्पीड कितनी आ गई रिलेटिव? तो ये हो गई हमारे लिए स्पीड, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? करेक्ट, 220 मीटर्स। तो हमारे लिए मेजरली अब क्या था काम करने को? टाइम निकालना था। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 220 अपॉन 5 आपका आंसर आ जाएगा 44 सेकेंड्स, which is nothing but the answer for question number 8. ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मुझसे छूट गया था ट्रेन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। है वो बहुत इजी। सर ऑब्वियसली स्पीड है 50 किलोमीटर पर हेलो आवर और ट्रेन चल रही है कितने देर तक? 2 आवर्स तक। तो डिस्टेंस हमारे लिए होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ऑब्वियसली 50 इनटू 2 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। सर सर हाँ, सर वो पहले वाला लाइए ना प्लीज एक बार। पहले वाला कौन सा, मतलब 8th वाला? तो Yes, sir. क्वेश्चन 8 में वो लोग तो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस होगा ना स्पीड। सेम डायरेक्शन मतलब दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ना। अगर एक नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ से साउथ जाएगा। तो इसमें तो मैं बताया था ना, ए माइनस बी होता है। ठीक है, यस सर। आते हैं अगला Sorry, क्वेश्चन question. नंबर 16। चलिए रीड करिए पहले तो क्वेश्चन को आराम से। सर
हेलो सर, वो 8 क्वेश्चन लाइए ना प्लीज, एक बार सॉल्यूशन उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल रहा है अ ट्रेन 75 meters long overtook a person who was walking in the same direction at a speed of 6 kilometer per hour and passed him in 15 seconds. आपको स्पीड किसकी गिवन है? जो आदमी चल रहा है उसकी स्पीड गिवन है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड हमको नहीं मालूम, ठीक। और उसने ट्रेन ने इस पर्सन को कितने सेकंड में क्रॉस कर लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड नहीं पता, जो भी हो, मेरी कंडीशन ये कहती है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी रिलेटिव स्पीड आए, ठीक है। बट आप अगर देखो तो डिस्टेंस कितना है 75 मीटर और टाइम कितना है 15, तो स्पीड कितनी आनी चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड। बट ये ट्रेन की स्पीड तो होगी नहीं, ये कौन सी स्पीड होगी, रिलेटिव। रिलेटिव स्पीड मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द पर्सन और मैन, और उसकी स्पीड कितनी गिवन है 6। लेकिन ये स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर्स में, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 5, ठीक है। ये ध्यान से समझो, हमने जो स्पीड निकाली है वो स्पीड किस में आई है, मीटर पर सेकंड में, और वो कौन सी स्पीड है, ट्रेन और पर्सन की रिलेटिव स्पीड है। अगर मैं ट्रेन और पर्सन की रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो वो आएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस द स्पीड ऑफ पर्सन, और वो जो कुछ भी है वो km पर आवर में है, तो इसीलिए इंटू 5/18 किया, तब जाके आपको 5 मिलेगा डिफरेंस में। तो यहाँ से आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकल जाएगी। तो पहले तो ट्रेन की स्पीड निकाल के बताओ मेरे को कितनी आएगी, ट्रेन की स्पीड निकाल के बताओ कितनी आएगी इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिनको भी क्लियर नहीं है मैं उनके लिए एक बार और बता रहा हूँ। डिस्टेंस है 75 मीटर्स, ट्रेन को पर्सन को कवर करना है, जो थर्ड वाला केस बताया था वही है। तो थर्ड केस में आपका डिस्टेंस है 75 और टाइम लग रहा है उस आदमी को क्रॉस करने में 15 सेकेंड। तो हमारे लिए स्पीड आई 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये होती है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालते हैं, ट्रेन की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड। लेकिन हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन में जो स्पीड गिवन है वो किसमें गिवन है, किलोमीटर में। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, तो उसमें हम 5/18 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो m पर s पे कन्वर्ट हो जाएगा, और वही चीज तो हमको यहाँ पे मिली है, दैट इज 5। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी किसकी, ट्रेन की। कितनी आ रही है, मेरे लिए तो 24 आ रही है, कितने लोगों का आया 24, चलो ठीक है। देखो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो -6 है वहां जाके +6 हो जाएगा, 18 + 6 24, ये आ गए ट्रेन की स्पीड। इतना नोट करो, फिर सेकंड कंडीशन पे आते हैं।
ठीक है, स्पीड आपकी km पर आवर में ही आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पीड के बाजू में 5/18 लिख दिया। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 5/18 लिखा, बट ये स्पीड तो एक्चुअल km पर आवर में ही रहेगी। ठीक, तो ये आ गया 24। अब सेकंड केस देखो, आपको आगे उसी में बोल रहा है, सब्सिक्वेंटली इट ओवरटुक अ सेकंड पर्सन। तो सेम ट्रेन है, ठीक है, और ये चल रही है एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, और ये फिर से एक दूसरे पर्सन को वापस से ओवरटेक कर रही है, लेकिन इस वक्त इसको टाइम लग रहा है कितना, 12.5 सेकेंड। ठीक, अब हमें इस पर्सन की स्पीड नहीं पता, तो उसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब मैं कुछ बात बताओ, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, ट्रेन की स्पीड माइनस द स्पीड ऑफ मैन, 24 माइनस x, और दोनों ही किलोमीटर पर आवर में, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बाय, तभी तो m पर s में कन्वर्ट होगा। ठीक, नाउ स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है और टाइम गिवन है, तो बस फॉर्मूला में डालिए 24 माइनस एक्स multiplied by 5/18 is nothing but equal to distance is 75 and time is 12.5। बस ये इक्वेशन सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 5/18 को इक्वल टू के राइट साइड में ले जाओगे तो वो 18/5 हो जाएगा, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, वो कर लो। ठीक, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से आपके पास इक्वेशन आएगी 24 माइनस एक्स इक्वल टू 21.6। तो यहाँ से x आपका आ जाएगा 24 माइनस 21.6, कितना आएगा, करेक्ट, ऑप्शन ए, दैट इज 2.4 किलोमीटर पर आवर। ये वो सेकेंड आदमी की स्पीड है जिसको ओवरटेक किया ट्रेन ने। ठीक, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट किसी को, क्लियर है? कहाँ पे नहीं करना है बता, इसके रिलेटिव स्पीड का समझ में आ गया? ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी आई थी हमारे लिए, 24 माइनस उस आदमी की स्पीड जो अननोन है, पर ये किसमें है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस और टाइम मीटर और सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो भी चीज है ये m पर s में आ जाएगी। ठीक, 24 माइनस एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ये क्या है, हाँ, बट किसमें स्पीड है ना, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस कितना था ट्रेन का, टाइम, बस इसको कैंसिल करो, 5 15 था, तो 24 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 18 अपॉन 12.5, इक्वल टू किधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व किया तो मेरा आया 21.6 या कुछ आया, तो अब तुम इसको ऐसे ही तो लिखोगे ना, तो ये चीज इधर आएगी और x इधर जाएगा, तो x प्लस हो गया, 21.6 24 से माइनस। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ऑल्दो ये था तो
ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेन का कंसेप्ट नहीं बताता तो नहीं बनता, बट हाँ फिर भी दो ट्रेन है, ठीक है, टू ट्रेन फ्रॉम मुंबई लीव फॉर पूना एट 8:30 AM and 9 AM and travel at 60 and 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मुंबई एंड पुणे। एक ट्रेन पहले यहां से निकली है और उसकी स्पीड है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, और उसका टाइम क्या था, सुबह के 8:30। But the second train left at 9 AM and at a speed of 70 किलोमीटर पर आवर। देखो रिलेटिव स्पीड लगाने का मैंने कंसेप्ट ये बताया था कि रिलेटिव तभी लगता है जब दोनों बॉडी मूविंग हो, लेकिन सुबह के 8:30 से 9 बजे तक तो सिर्फ एक ट्रेन चल रही है, तो तब तो रिलेटिव हम लगा नहीं सकते, तो हमें रिलेटिव कब से काउंट करना पड़ेगा, 9 o'clock से, उसके पहले रिलेटिव लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि ये वाली ट्रेन 9 बजे तक कहां पहुंचेगी। अब 8:30 से 9 कितने घंटे हो गए, हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स, और उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो आधे घंटे में वो 60 की स्पीड से चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर की, यानी जब दूसरी ट्रेन 9 बजे चलना शुरू करती है तब तक के पहली वाली ट्रेन ने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक, तब तक पहली वाली ट्रेन ने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो यही होगा ना, और दोनों की स्पीड्स आपको गिवन है। अब हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रेन मूविंग है। क्वेश्चन है हाउ फार अवे फ्रॉम मुंबई विल द टू ट्रेन्स मीट ईच अदर, मुंबई से कितने दूर जाके वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी या ओवरटेक कर पाएंगी। ओवरटेक मतलब कौन सा डायरेक्शन, सेम, तो मेरे को पहले तो ये बताओ कि रिलेटिव स्पीड आनी क्या चाहिए, 70 बड़ी वाली स्पीड जो फास्ट है ट्रेन, और 60 छोटी वाली स्पीड, कितना 10 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, ठीक। नाउ अगर इतना नोट हो गया ऊपर का तो फिर मैं थोड़ा रब करूंगा क्योंकि स्पेस चाहिए। ठीक है, या मैं यहाँ लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा। अब मेरे को सिर्फ ये बताओ टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों ट्रेन के बीच का गैप कितना है 30 किलोमीटर, और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आई 10, तो कितने घंटे लगेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि मुंबई से कितने दूर, भाई पहली ट्रेन तो चलो जहां पे भी होगी नहीं पता, दूसरी ट्रेन चालू कहां से की, दूसरी वाली ट्रेन चालू कहां से की, मुंबई से, 3 घंटे वो चल रही है तभी तो पहले ट्रेन को ओवरटेक कर पाई ना, तो 3 घंटे में वो कहीं तो पहुंचेगी, मान लो यहाँ, तो वो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, तो हम क्या करेंगे, कितने घंटे लगे ट्रेन को ओवरटेक करने में, 3 घंटे, और जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 70, तो अगर वो 70 की स्पीड से 3 घंटे तक चले तो पता चल जाएगा ना कि कहां तक पहुंची होगी। तो बस वो आपके क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज नथिंग बट 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इनटू द टाइम टेकन, तो ट्रेन 2 की स्पीड है 70 और कितने घंटे लगे ओवरटेक करने में 3, तो वो मुंबई से 210 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी होगी, दैट इज द फाइनल आंसर। थर्टी बाई टेन हमने टाइम निकालने के लिए किया है, टाइम पीरियड चेक करना है कि कितनी देर लगी ट्रेन को ओवरटेक करने में।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 18। A train 120 meters long traveling at 60 kilometers per hour, man running at 6 kilometers per hour in the same direction in which the train is going, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो find the time taken by the train to cross the man। केस नंबर 3 आई थिंक थर्ड केस है, बट डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगी कि माइनस, वो आप बताओगे। ठीक, चलिए सॉल्व करिए। ठीक है, डिस्टेंस तो 120 ही होगा क्योंकि लेंथ एक ही की कंसीडर होगी। रिलेटिव स्पीड होगी 60 माइनस 6 दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, और उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके वी विल कन्वर्ट इनटू एम पर एस व्हिच इज 15 मीटर्स पर सेकंड। और टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 120 इज द डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड आ गई हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड दैट इज 8 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। चलिए सॉल्व करिए अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। या चलो 5 मिनट लो, 19 भी सॉल्व करो, 20 भी सॉल्व करो, फिर मैं दोनों एक साथ बताऊंगा। सॉल्व क्वेश्चन 19th आल्सो एंड 20th आल्सो, टेक 5 minutes, नॉट एन इशू।
ओके, कितने लोगों से बन गया दोनों? क्या रहा आंसर 19 का? 20? तो एक ही की लेंथ है। मेजरली क्वेश्चन आपको 20 में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन व्हिच इज नथिंग बट द डिस्टेंस ओनली। एक्चुअल आंसर मतलब आपकी ट्रेन की लेंथ आई है 50 मीटर व्हिच इज करेक्ट, बट एक्चुअल आंसर होना चाहिए 100। चलिए, we'll solve question number 19. now 19 में दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी और दूसरी ट्रेन है 100 मीटर लंबी। तो ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 250 मीटर। ये दोनों ट्रेन कैसे चल रही है? ऑपोजिट। टाइम कितना लग रहा है दोनों को क्रॉस करने में? तो मेरे को ये बताओ कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी फिर, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम ना। तो डिस्टेंस बाय टाइम मतलब 250 बाय 10 यानी 25 मीटर पर सेकेंड में ही आएगी। लेकिन ये दोनों की स्पीड्स का सम है, मतलब अगर एक की स्पीड 1 है और दूसरे की स्पीड s2 है मान लो, तो ये दोनों की स्पीड का सम है, बट ये सम भी किसमें गिवन है? मीटर पर सेकेंड। आपको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 18/5 रिवर्स करना पड़ेगा। अब उसमें भी एक स्पीड की ट्रेन आपको दे दिया है एज 30, और ये राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 90। बस यहां से पहले ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। दैट इज ऑप्शन डी, है ना, क्योंकि हमें जो रिलेटिव स्पीड मिली होगी वो दोनों का सम है लेकिन मीटर पर सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। दो ट्रेन्स हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है, मतलब अगर एक की लेंथ है l मीटर्स तो दूसरे की लेंथ भी होगी l मीटर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो ट्रेन्स जो है दोनों चल रही है सेम डायरेक्शन में, एक की स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को तो सिर्फ ये देखना है सबसे पहले कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। 46 माइनस 36 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम ऑब्वियसली एम पर एस में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 5/18 कितना होगा? डेसिमल आएगा बट डेसिमल मत निकालो, इट्स बेटर कि आप इसको एज इट इज रखो 50/18 मीटर पर सेकेंड। फ्रैक्शन रखो, ज्यादा आसान होता है क्योंकि एट द एंड चीजें कैंसिल आउट होती है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 50/18। अब मेरे को ये देखना है कि इसके लिए टाइम पीरियड गिवन है क्रॉस करने के लिए कितना? 36 सेकेंड। तो मेरे को ये बताओ डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आई? 18 इंटू टाइम कितना है? तो ये कैंसिल हो जाएगा 18 से, तो कितना आएगा? और 100 मीटर जो है ये आपका जो डिस्टेंस होता है ये क्या ही होता है? दोनों ट्रेन की लेंथ का सम। हमें पता है दोनों ट्रेन इक्वल लेंथ की है तो 100 को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, पर हाँ फिलहाल उसकी नेसेसिटी नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन में सीधा सम ही पूछा है। तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा दैट इज 100 मीटर। ठीक है, वो होमवर्क दिया था, आई रिमेम्बर वो सबसे लास्ट में कराऊंगा। हम्म, ठीक है। चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ट्रेन के ही।
which is nothing but question number 29. Now, a train running at 25 km/h takes 18 seconds to pass a platform. ठीक है, तो आपको दो चीजें हैं, पहली बात तो एक ट्रेन भी है, साथ में एक प्लेटफॉर्म भी है। इसके लिए टाइम दे दिया है एज 18 सेकेंड्स क्रॉस करने के लिए, और ट्रेन की स्पीड बता दिया है 25 km/h। ठीक, नाउ it also takes 12 seconds to pass a man walking at 5 km/h in the same direction। मतलब आपको दूसरा केस एक और दे रहा है कि यही ट्रेन जो चल रही है 25 km/h पे, ये एक आदमी को भी क्रॉस करती है, और वो आदमी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस आदमी की स्पीड है 5 km/h। ठीक, और इसके लिए टाइम कितना बता रहा है? 12 सेकेंड। क्लियर है? नाउ फर्स्ट मतलब आपको बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म रेस्पेक्टिवली। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में मेरे को ये देखना है कि पहले केस में ना तो लेंथ पता है ना प्लेटफॉर्म की लेंथ पता है, तो अननोन कितने हैं? 2। लेकिन सेकेंड केस में सिर्फ ट्रेन की लेंथ ही अननोन है ना, तो पहले हम कंसिडर करेंगे सेकेंड वाले कंडीशन को, वहां से हमारे पास ट्रेन की लेंथ आ सकती है, और जब उसको पहले कंडीशन में पुट करूंगा तो फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ भी आ सकती है। ठीक, तो मेरा कंसेप्ट सिर्फ एक ही कह रहा है कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी सेकेंड वाले केस में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, द ट्रेन एंड द मैन। 25 माइनस 5 कितना? km/h। ठीक है, अब अगर 20 km/h आपको रिलेटिव स्पीड मिल चुकी है, तो मेरे को ये देखना है कि बेसिकली डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? ट्रेन की लेंथ ही तो होगी ना, पक्का? इसमें कोई डाउट? तो चलो स्पीड लगाते हैं यहाँ पे 20 km/h, लेकिन ये किस में है? km/h में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 5/18। और टाइम कितना लग रहा है? नहीं, यहां से आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब ट्रेन का लेंथ। इसको सॉल्व करो, ट्रेन की लेंथ निकालो। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ना, पक्का? क्या आ रहा है डिस्टेंस? 200/3 मीटर्स। अच्छा, अब मैं आता हूं सीधा क्वेश्चन में, आप ध्यान से लास्ट सेंटेंस पढ़िए, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले उसने मांगा है लेंथ ट्रेन का, बाद में मांगा है प्लेटफॉर्म का, तो ऑप्शन भी जो देगा वो वैसे ही देगा ना कि ऑप्शन में दो डिस्टेंसेस में से पहला होगा ट्रेन का और दूसरा प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लेंथ कितनी आई है? और ऐसा दिखने वाला एक ही ऑप्शन है। मैं आगे मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक है? क्लियर? हम कर सकते हैं, इक्वेशन वहां भी बन सकती है कि दोनों का लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बट कोई मतलब नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा और हमें टाइम बचाना है एग्जाम में। तो ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। ठीक है, चलो ठीक, तो फिर तो बचा 28। 23 भी था, बट 28 उसके पहले करा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा इजी है। Now, a monkey climbing up a greased pole ascends 12 meter and slips down 5 meter in alternate minutes। मतलब पहले वो चढ़ना शुरू किया, 1 मिनट में वो कितना ऊपर चढ़ता है? 12 मीटर। फिर इसके बाद अगला 1 मिनट अगर मैं लूं तो वो माइनस नीचे आ जाता है 5 मीटर।
तो 1 मिनट में वो चढ़ा 12 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में वो खसक के आ गया नीचे 5, फिर उसके बाद फिर चढ़ा +12 और फिर चौथे मिनट में आ गया -5। मतलब हर मिनट की कहानी देखे तो 3rd मिनट, 4th मिनट, 2nd मिनट और ये 1st मिनट। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो वो 1 मिनट में चढ़ा 12 और फिर आया -5, फिर आया 12, फिर -5, फिर ऊपर गया 12, फिर -5। क्योंकि कंसेप्ट आप ये देखो कि अगर वो 12 मीटर चढ़ गया लेकिन वापस तो 5 ही मीटर उतरा, मतलब रिजल्टेंट 7 मीटर पे तो है ना, फिर वो उसी पॉइंट से और 12 चढ़ेगा और 5 नीचे आएगा। ठीक है, तो पहले बार में देखे तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आया 7, फिर रिजल्टेंट कितना आया, फिर रिजल्टेंट कितना आया, ऐसे करके चढ़ना है। टोटल पोल की लेंथ कितनी है 63। अब जितने लोगों ने बनाया होगा, सही की गलत नहीं पता, हो सकता है सही बनाया हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये देखा होगा कि 777 करके चल रहा है, तो 63 मीटर चढ़ने के लिए उसको कितने बार चढ़ना पड़ेगा, तो 7 करके 9 बार, है ना। ऐसा नहीं किया, जिन लोग नहीं किए हैं वो अच्छा किए, और जिन लोग ऐसे ही किए हैं ऑब्वियसली उनका गलत होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि उसको प्रॉपर करके 7-7 मीटर करके ही चढ़ना पड़े। तो इसको आपको ये देखना है कि वो 7-7 मीटर करके चढ़ रहा है। हम अगर ये देखें तो 63 को डिवाइड करें 7 से तो दिखता है कि एग्जैक्टली 9 टाइम्स ये साइकिल चलेगी। तो 9 × 2 मिनट्स, क्योंकि हर साइकिल कितने मिनट की है, 2-2 मिनट की। 1 मिनट में 12 चढ़ा, फिर 5 पिछला 1 मिनट में, तो ऐसे देखने से लगता है 18 मिनट होगा आंसर, और हम कई बार इसको टिक कर देंगे विच इज रॉन्ग। आप ये कभी नहीं देखोगे कि अच्छा बराबर 9 साइकिल चल रही है तो 9 बार, ये कभी मत करना, हमेशा 2 कम कर देना। मतलब हम 7 साइकिल्स तक चलते, ठीक है, मैं 7 साइकिल्स तक चलूंगा तो कितना डिस्टेंस चढ़ गया 7 × 7, ठीक, वो 49 मीटर चढ़ चुका है। अब इसके बाद हम लेते हैं +12, कितना होगा 61 आ गया, -5 कितना हुआ 56, फिर ले लो +12 60, लेकिन पोल की लेंथ कितनी है, अब दिमाग यहीं पे देखो, यहां तक तो उसको 7 साइकिल्स में लगे होंगे 14 मिनट पक्का, यहाँ पे लगा 1 मिनट, फिर यहाँ पे भी लगा 1 मिनट, कितने मिनट हो गए 16 मिनट। 14 मिनट तक वो 49 मीटर चढ़ चुका, फिर अगले 1 मिनट में 12, फिर अगले 1 मिनट में -5, तो यहाँ पे 16 मिनट में उसने कंप्लीट तो कर लिया 56 मीटर। अब मेरे को ये देखना है कि रिमेनिंग कितना बचा, 63 - 56 कितना 7 मीटर। मैं सोच ये रहा हूं, मान लो कि आपको लगते हैं यहां से लेके रायपुर जाने में फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड है 40, ठीक, लेकिन यहां से रायपुर का डिस्टेंस है 30, तो क्या पूरा 1 घंटा लगेगा क्या, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस जितना भी बचा है डिवाइड बाय उसकी स्पीड। तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि कितना डिस्टेंस बचा 7 और उसकी स्पीड क्या थी 12 चढ़ने की ना, तो हमें ये देखा कि 16 मिनट तक तो वो काम जितना भी कर गया दैट इज 56 मीटर, तो आपका आंसर होगा 16/7/12, क्योंकि उसको अगले बचे हुए 7 मीटर चढ़ने के लिए पूरे 1 मिनट की मेहनत नहीं लगी, क्योंकि एक बार पूरा चढ़ गया तब फिसलने का चांस नहीं है। तो जब वो ये 7 मीटर भी चढ़ जाएगा तो फिर फिसल के तो नहीं आएगा, तो इस 7 मिनट के लिए उसको पूरा, सॉरी 7 मीटर के लिए पूरा का पूरा 1 मिनट नहीं लगेगा, दैट टाइम विल ओनली बी इक्वल टू 7/12 ऑफ अ मिनट। तो हमारा एक्चुअल आंसर इसीलिए आएगा 16/7/12। जितने लोग ऐसा किए थे इट्स गुड।
तो यहाँ तक हमारे मेजरली ट्रेन के केस के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम आते हैं वो क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको पहले तो होमवर्क दिया था, एक 23 भी होमवर्क दिया था और 31। ठीक है, ये दो मेजर क्वेश्चन ऐसे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, 23 में आपको सबसे आखिरी में कराऊंगा, याद दिलाना अगर मैं भूल गया तो, क्योंकि वो सबसे अलग लेवल का है, इसीलिए सबसे आखिरी के लिए रोक के रखा है। चलिए, क्वेश्चन में बोल रहा है गौरव कंप्लीट्स हिज जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कानपुर इन 2 स्टेजेस। ठीक है, 2 स्टेजेस में कवर कर रहा है। पहला है दैट इज आगरा फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली से गया वो आगरा, और उसके बाद आगरा से कानपुर। He first travels to Agra by bus at a speed of 60 kilometer per hour, and from there he travels by train at a speed of 80 kilometer per hour. ठीक है, if he travels a total of 540 किलोमीटर, मतलब आपको पूरा डिस्टेंस दे दिया न्यू दिल्ली से कानपुर का 540, और टाइम भी दे दिया है एज 7 3/4 आवर्स। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 7 आवर्स 45 मिनट्स भी हो सकता है, क्योंकि 1 घंटे का 3/4 होगा 45 मिनट। तो कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि 7 आवर्स एंड 45 मिनट। ठीक है, so what is the distance from Agra to Kanpur? आपको ये सेकंड पार्ट वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक, अब हम ये ले लेते हैं, हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए? तो बेटर है कि मैं आगरा से कानपुर का जो डिस्टेंस है उसी को ले लेता हूं एज x। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि न्यू दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस फिर क्या होगा? करेक्ट, 540 माइनस, क्योंकि टोटल 540 है, उसमें से बाद का डिस्टेंस x है और पहले का हो जाएगा 540 माइनस x। मैंने जानबूझ के बाद वाले को इसलिए लिया क्योंकि पूछा उसी के बारे में, तो ज्यादा अच्छे से आंसर आ जाएगा। अब मेरे को सिर्फ ये बताओ टाइम इक्वल टू क्या होता है? ठीक, उसका टोटल टाइम है 7 घंटे 45 मिनट, लेकिन वो दो अलग पार्ट होगा। पहले दिल्ली से आगरा के लिए जितना टाइम लगा होगा वो, और फिर आगरा से कानपुर के लिए जितना टाइम लगा होगा वो। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ टाइम 1 प्लस टाइम 2 विल नथिंग बट बी इक्वल टू 7 3/4। इसको भी बेटर है आप कन्वर्ट करके नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख लो एज 31/4 आवर्स, वो ज्यादा आसान होगा। अब टाइम 1 कौन सा होगा? ये वाला। टाइम 2 कौन सा होगा? ये वाला। ठीक, टाइम के लिए क्या करते हैं हम? डिस्टेंस बाय। तो क्या मैं टाइम 1 को एज इट इज बोल सकता हूं? डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस 2 अपॉन पहले का डिस्टेंस कितना है? पहला वाला 540 माइनस x अपॉन पहले की स्पीड कितनी है बस की, प्लस दूसरा बचा हुआ कितना डिस्टेंस है? x अपॉन दूसरे की स्पीड कितनी है ट्रेन से चला है तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 540 माइनस x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 80 इक्वल टू 31/4। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इतना नोट करो, फिर मैं रब करके लिखूंगा आगे, पर इसके आगे आप वैल्यूज पुट करिए। d1 होगा 540 माइनस x, s1 होगा 60, फिर वैसे ही d2 और s2 भी लगाओ, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, मैं एटलीस्ट ऊपर की लाइन बस मिटा रहा हूँ जो डायग्राम बनाया था, बाकी एज इट इज रहेगा, मुझे उसका स्पेस तो चाहिए।
ठीक है, तो इक्वेशन हो गई 540 माइनस एक्स अपॉन 60 प्लस एक्स अपॉन 80 इक्वल टू 31/4। बस आपको इसको एलसीएम लेके किसी भी तरह सॉल्व करना है। चाहो तो ये 4 को काट सकते हो, 4 20 जा 4 15 जा, दोनों तरफ से कट जाएगा डिनोमिनेटर, तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा एलसीएम लेना। 15 और 20 दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। तो लेफ्ट वाला पार्ट का जो न्यूमरेटर है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 20 माइनस 3x, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से नहीं, सॉरी। टू 160 माइनस 4x एंड प्लस 3x इज इक्वल टू 31। पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल इसीलिए कर दिया था, आसान हो जाता है, नंबर छोटे होते हैं तो आसान हो जाता है। तो 2160 माइनस x इक्वल टू 31 इंटू 60, तो x कितना आ जाएगा, तो आसानी से आ गया। थ्री 300 आ रहा है। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, नाउ क्वेश्चंस तो हम आज और सॉल्व नहीं करेंगे, बट हाँ सिर्फ 2 मिनट लगेगा। मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम का सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, ताकि आप लोग एटलीस्ट अगली क्लास आने के पहले उसके क्वेश्चंस को ट्राई कर सको। और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने रिलेटिव स्पीड पढ़ा है, जैसे ट्रेन क्रॉस होती है या जो भी है, वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज है। आई नो इट्स, आई नो ड्राइंग बहुत खराब है, मतलब बचपन से सब कहते थे, बट हम उनमें से जिनको ड्राइंग में भी डी मिला हुआ है। मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा। सो ठीक है, सो दिस टॉपिक इज नथिंग बट बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो बोट एंड स्ट्रीम में हमारे लिए पहली कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और ऑल्सो नोन एज अलोंग विथ द स्ट्रीम। तो अलोंग विद द स्ट्रीम बोले, अलोंग विद द रिवर बोले, सब एक ही चीज है। पानी को इसमें रिवर भी कहता है, स्ट्रीम भी कहता है, करंट भी बोलते हैं, ठीक है, तीनों नाम है। और ये हमारी बोट है, ठीक। दोनों की स्पीड है आपके पास, एक की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। सी नॉर्मली अगर आप फॉर एग्जांपल जो पेपर बोट बचपन में बनाते थे, तो उस बोट में तो कोई स्पीड होती नहीं थी, बट अगर आप किसी बहते हुए पानी में रख देते तो जो स्पीड से पानी बहता था उसी स्पीड से बोट भी फ्लोट होती थी। तो ए जो होता है इसको हम कहते हैं बेसिकली स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कि अगर पानी मूव ना करे तो बोट की अकेले की खुद की स्पीड कितनी होगी, उसको हम कहते हैं ए, और स्ट्रीम की स्पीड होती है बी। तो डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का एरो देखो कैसा बनाया हूं, सेम है ना। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब डायरेक्शन सेम होता है तो हम स्पीड माइनस करते हैं, पर यहां ऐसा नहीं होगा, इस कंडीशन में उल्टा होता है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आपको मिलती है a प्लस बी, क्योंकि बोट जिस स्पीड से चलती है पानी उसको एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करता है, तो उससे बोट की स्पीड उल्टा बढ़ जाती है, ठीक। तो ये हो गया रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो उसको याद रखने का भी सबसे अच्छा तरीका कि नदी हमेशा ऊपर से नीचे बहती है, पानी भी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, तो इसीलिए डाउन स्ट्रीम मतलब कि आप भी नीचे की तरफ ही जा रहे हो, इसलिए टेढ़ा बनाया था, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड आता है अपस्ट्रीम, ठीक है, और अगेंस्ट द स्ट्रीम।
तो अब पानी का हम डायरेक्शन रखेंगे नीचे, लेकिन बोट का डायरेक्शन होगा ऊपर। ठीक है, तो अब हमारे लिए रिलेटिव स्पीड हो जाएगी a माइनस बी किलोमीटर पर आवर। बस फर्क यही है, जितने भी आपने अभी तक ट्रेन के या दो आदमी क्रॉस कर रहे हैं, जितने भी पैटर्न देखे रिलेटिव के, होता यही था, डिस्टेंस दे देता था, टाइम दे देता था, या एक की स्पीड देता था, किसी एक की नहीं देता था। चीजें वही है, बट आपको साइन का ध्यान रखना है कि अगर आप अलोंग विद द रिवर या अलोंग विद द स्ट्रीम चल रहे हो तो स्पीड्स ऐड होंगी, अगेंस्ट चल रहे हो तो, यही फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। अगर बनाओगे तो क्वेश्चंस इत्मीनान से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बोर्ड्स के क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ रेस ट्रैक के भी इसमें क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे, और जो 23rd होमवर्क दिया था वो भी हम करेंगे। तो ये याद रखना, इस बेस पे बोर्ड के जितने क्वेश्चन हैं वो बना के आना एक बार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।